नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय कमेंट के रूप में, आपकी राय कमेंट के रूप में हमें मिल सके। हमेशा इसका स्वागत है। नेपाल में सूर्य अस्त नेपाल मस्त, ये कहावत बहुत पुरानी है और चूंकि ये माना जाता था कि बस वहां जैसे शाम अंधेरा हुआ और लोग मस्त हो जाते हैं, मतलब काफी नशा वहां रहा है। कई बार मेरा नेपाल जाना रहा है। आप समझिए कि 82, 83 से लेकर के कई परिवर्तन, नेपाली कांग्रेस हो, चाहे राजशाही का जमाना हो, उसके बाद का जमाना हो, और जिस तरह से सत्ता के परिवर्तन हुए हैं। 17 साल में तो पिछली बार 13 सरकारें बदल चुकी है। 13 सरकारें, कौन आया कौन गया। और अब इस समय फिर से जैसे बांग्लादेश में नहीं, उससे भी अधिक अंदर से जो बेचैनी, माओवादी, लेनिनवादी, इस तरह के जो विचारों वाली पार्टियां, जिस तरह से एक समय में सबके भारत से संबंध रहे, लेकिन एक तरफ भारत विरोधी स्वर, चीन की जो करने और जो भी आता है वो बीच में उसको लगता है कि चीन को भी हमें खुश करना है, कभी उस तरह की बात। और इसीलिए जिस लोकतंत्र की आशा की भारत हमेशा, याद करें आप, कोइराला तो भारत में रहे, उनको जहां दिया गया, कोइराला ने जो क्रांति वहां की, आज भी उसको याद किया जाता है, उनके परिवार भी याद करता है। राजशाही के साथ भी संबंध रहे भारत के। हिंदू राष्ट्र, हमारा पड़ोसी में हिंदू राष्ट्र यदि कहा जाए तो भारत के लिए लोग बात करते हैं, लेकिन असली हिंदू राष्ट्र तो नेपाल है, जहां 90% से अधिक आबादी हिंदुओं की है। और वो इस समय वापस राजशाही लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आप देखें कि काठमांडू में बड़े प्रदर्शन, आगजनी तक की घटनाएं हो रही है। विद्रोह जो पहले कभी लोकतंत्र के लिए हुआ था, अब राजशाही को वापस लाने के लिए कि उनको वापस लाएं, राजा को वापस लाएं, चूंकि वही अच्छा था। संविधान भी वही पुराने वाला ले आए, जो संविधान आपने बदला, चूंकि संविधान बदल करके सब लूट खसोट हर पार्टी करने लगी। गठबंधन की सरकारें बनी, जो प्रधानमंत्री बनता उसने कभी गठबंधन किया, कभी तोड़ा, कभी उसके भ्रष्टाचार निकल आए, कभी एक दूसरे का विरोध करते रहे। ये ठीक है कि भारत कतई हमेशा लोकतंत्र का पक्षधर है और भारत इसीलिए कहीं अपने पड़ोसी देशों के साथ जितने सहयोग हो सकता है, थाईलैंड में आज, म्यांमार में जिस तरह से भूकंप आया 7.7, 7.9, उतना उसमें भारत ने सबसे पहले कहा कि हमारी कोई सहायता हो हम करेंगे, हम हमारी तरफ से जो मदद हो सकती करेंगे, क्योंकि हम भूकंप को लड़ने के लिए हमारे यहाँ काफी कुछ इंतजाम हम करते हैं। गुजरात का अनुभव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है ही। नेपाल के लिए भी भारत को जितना महत्व दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद, तो जितना उसको महत्व दिया, पहले भी देता रहा है भारत। मैं तो कह रहा हूं कि जब से बांग्लादेश का अभ्युदय कहिए या नेपाल में लोकतंत्र कहे, लोकतंत्र के पहले कहे, मैंने आजादी के बाद से लगातार नेपाल को सहयोग किया और पिछले 10 वर्षों में तो और भी अधिक, जबकि उन्होंने कई बार हरकतें ऐसी की जो भारत के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, भारत विरोधी, कुछ वहां पर जिस तरह से कैंप प्रभावित हुआ, सत्ता में भी ऐसे लोग रहे। भारत ने कतई भी उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की, न करेगा। लेकिन अपने आप जनता में जो आकांक्षाएं थी, जो समस्याएं, उसका समाधान की उम्मीद की गई थी उस लोकतंत्र से, उससे एक तरह से वो निजात पाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। इसलिए मुझे लगा कि आज भारत बांग्लादेश की चर्चा सब करते हैं, नेपाल पर देखिए। नेपाल चीन से लगी सी, चीन देखिए, सबसे खतरा इसी बात का होता है, वहां की अशांति, वहां का विद्रोह चीन को ही बड़े अवसर देता है। बांग्लादेश में भी जो इस तरह से कठपुतली सरकार जो बिल्कुल, वो भी अब वापस जाने की कगार पर है, सेना वहां फिर टेक ओवर कर सकती है। भारत कतई ऐसा नहीं चाहता। शेख हसीना को कितना भारत ने मदद की, बांग्लादेश को मदद किया। शेख हसीना जो प्रधानमंत्री जनता की पसंद वाले हों, उनको श्रीलंका भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जा रहे हैं, श्रीलंका भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो हमेशा थाईलैंड, मतलब जिन देशों की यात्राएं वो करते हैं, पड़ोसी देशों को जितना महत्व दे सकते हैं दे रहे हैं। श्रीलंका के साथ भी, उस बीच पे भी उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात हुई है, उनके साथ है। तो मैं नेपाल की बात करना चाहता हूं कि नेपाल में जिस तरह से पार्टियों ने अपना अपना लाभ उठाने के लिए किया, खास करके प्रचंड से भी जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। उसके बाद जो बने सब चीन के ऊपर करने लगे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। भूकंप आने के बाद उसकी जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया थी, वो भी आज तक वैसा जिंदगी वहां नहीं सामान्य हो पाई है। इतने वर्ष हो गए उसको निर्माण के लिए, चूंकि वो सब दूसरी जगह खर्च करने लगेंगे, झगड़ों में, आपस में, सरकार गिराने बनाने में लगे रहेंगे।
निर्णय ठीक से क्रियान्वित नहीं होंगे, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिलेगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी और अपराध बढ़ते जाएंगे और लोग नशे में, चूंकि जैसा मैंने कहा था कि सत्ता मस्त और जनता त्रस्त। नेपाल में जो मैंने पहले हम कहते थे कि सूर्यास्त, अब हो गया सरकार भ्रष्ट, सरकार नष्ट की तरफ और जनता त्रस्त। क्योंकि सत्ता तो अस्त ही अस्त होती जा रही है, हर बार उसका सूर्योदय नहीं होता, जबकि वहां सूर्य की बड़ी, आपने देखा होगा नेपाल में सूर्य की कितनी पूजा, सूर्य का उनका निशानी झंडे में भी उनका रहता है। भगवान पशुपतिनाथ तो है ही वहां पर, जितना बड़ा ऐतिहासिक उस मंदिर, और इसके अलावा कितने ही हिंदू मंदिर हैं, वहां कितना अधिक माना जाता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, भारत का प्रभाव भी इस समय जो असंतोष जागा है उसमें, जब वो पड़ोसी गोरखपुर के महंत योगी आदित्यनाथ के राजकाज में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज में जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, बिल्कुल सीमा से है, तो उनको असर ये हो रहा है कि हम वापस, इसे तो अच्छा है कि यहां पर हिंदू भावनाओं के आधार पर कितना अधिक काम हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ को बड़ा लोकप्रिय वहां कहा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी को वहां एम्बेसडर बना दे तो वही वहां के राजा बन जाएंगे। मैंने वो यहाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नेपाल को संभालना है, तो हो सकता है कि उनको यदि जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई आप कुछ समय के लिए इसे गवर्नर बनाया जाता है, तो गवर्नर तो हम वहां वो तो नहीं करें, लेकिन ये कि उसको सही सलाह जो वहां सत्ता में बैठा हो, वहां चूंकि वापस राजा भी आ जाए, राजशाही आ जाए, तब भी तुरंत कल्याण नहीं होगा, उनको सलाह कौन देगा। या योगी आदित्यनाथ, मतलब उनको एक, यदि जिसको कहते हैं सिंबॉलिक, ये कहना कहीं किसी लोगों को कष्ट भी हो सकता है कि हम ये कहें कि भाई योगी आदित्यनाथ जाके राज चलाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता वहां हुई है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के लोग कहते हैं भाई ये यहां आ जाए तो हम तो बिल्कुल इनको सिर्फ, हो सकता है कि हम उन्हीं को लोग एक्सेप्ट कर लें, इतनी ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं कई देशों में। अमेरिका जैसे देश में जिस तरह से मोदी के समर्थन की जरूरत हर एक राष्ट्रपति को पड़ती है, चाहे बराक ओबामा हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, ऐसी स्थिति में दो विरोधी पक्ष वाले लोग, ऐसे ही नेपाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनसे तालमेल करके उनको जो सहायता करना है, देखिए अभी भी हम ये कहेंगे कि भारत एक अच्छे मित्र, एक भाई की तरह से, बड़े भाई की तरह से भी नहीं, ये मान करके कि हमें इनकी मदद करना है, क्योंकि ये सब हमारे परिवार के। नेपाल के कितने लाखों लोग यहाँ पर भारत में काम करते हैं, हजारों लोग हर शहर में, दक्षिण भारत में भी, तो नेपाल के लोग वहां काम करते हैं। इसी तरह से जो हमारे यहाँ सेना रही है उसमें भी, जिसको आप कह सकते हैं कि उनकी बड़ी सेवा, उन लोग आज भी नेपाल में रहते हैं सेवानिवृत्ति के बाद, तो उनकी भी अभी अपनी भूमिका है। हम ये मानते हैं कि भारत की शक्ति में, भारत के विकास में भी नेपालियों का बड़ा योगदान है। नेपाल में योगदान है ही, लेकिन जब उन्होंने बॉर्डर पर बिहार में समस्याएं की थी तो कितनी दिक्कतें आ रही थी। ऐसी स्थिति में वो नशे में मस्त न रहे, उसमें सत्ता में मस्त, जो सत्ता में मस्त प्रधानमंत्री वहां लगातार आए हैं, वो उन्होंने, इसलिए मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि लोगों को लगता है कि हमारा कोई पूर्वाग्रह है। चूंकि मैंने सबसे देखा हुआ है, उनके मंत्री भी, सिंधिया परिवार, डॉक्टर कर्ण सिंह परिवार, उनसे भी उनके घरेलू संबंध रहे, तो ऐसे घरेलू जैसे आयोजन जब होते हैं तब भी मैं उन कार्यक्रमों में, दिल्ली में यदि काठमांडू गए हैं, दिल्ली में तो है ही कर्ण सिंह जी या सिंधिया परिवार, लेकिन उससे भी ज्यादा ये होता है वहां पर जब उनके मंत्रिमंडल में उनके होते थे, तब भी यदि बातचीत होती थी तो कैसे देश का विकास, नेपाल के विकास में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, भारत कितना सहयोग कर सकता है। और संचार माध्यमों में भी हमारा, चूंकि भाषा वहां तो देवनागरी है, चाहे नेपाली भाषा है, लेकिन है तो अक्षर तो वही है। वहां के एक तरह से सोवियत से भी व्यापार के लिए भी एक समय वहां काफी रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं वर्षों तक। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल चीन की तरफ झुका हुआ है, रूस, अमेरिका तो और यूरोपियन कंट्रीज तो वहां बाकायदा चाहते ही हैं। सीआईए का भी कम प्रभाव कोशिश डालने की वहां नहीं हुई है। भारत उसी से भी चिंतित रहता है कि विदेशी ताकतों के बजाय, चूंकि हमारे आसपास जो देश हैं, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सब देशों में वैसा लोकतंत्र हो, भारत के साथ सौहार्दपूर्ण अच्छे संबंध में, विकास में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। और इसलिए ये बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब अंत में एक दूसरी बात और ध्यान दिलाएं, आप जानते हैं 30 मार्च को नव विक्रम संवत शुरू हो रहा है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी किसी कार्यक्रम में कर चुका हूं। नेपाल में तो इसका विशेष महत्व है। ये जो क्रांति का दौर आया है, तो क्या ये माना जाए
कि आने वाले दिनों में नववर्ष शुरू होने पर सत्ता में ऐसा परिवर्तन होगा जो भारत के अनुकूल हिंदू राष्ट्र घोषित करके ऐसा राष्ट्र प्रधानमंत्री राजा बने और प्रधानमंत्री उनकी पसंद से काम करे और राजशाही काम करे, उनका मंत्रिमंडल हो। चाहे हम ये नहीं कह राजशाही, लेकिन वो लोकतंत्र राजा ऐसे भी रहे। भूटान के राजा मैंने देखा वो किस तरह से घूमा करते थे। यहां तक कि ओमान में एक समय में हम कई वर्षों पहले 30-40 वर्ष पहले हम जब गए तो ओमान में मैंने देखा था वहां का भी वो राजा जो है वो बड़ा गलियों में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनते थे। तो सवाल ये नहीं है, ऐसे राजा भी हो सकते हैं जो बहुत ही दयालु हो, राजा भोज की तरह हो, राजा विक्रमादित्य की तरह हो, और ऐसे राजा भी हो सकते हैं जो अत्याचारी हो। आप औरंगजेब को याद करिए यदि उस हिसाब से जब कहते हैं, या जिस तरह से राजशाही ने भी जहां अत्याचार कहीं किए हो। वैसे तो सही है, राज परिवार में ही बड़ी मारकाट, आपस में भी परिवार में भी हत्याएं हुई हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। इस समय उनका जिस तरह से राज परिवार राजा का स्वागत वहां हो रहा है, ये इस बात का संकेत है कि सत्ता परिवर्तन, जो सत्ता है उसका अस्त आ रहा है, नया सूर्य निकलने जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिसमें लोकतंत्र भी जीवित रहे, राजशाही रहते हुए भी, और नेपाल और भारत एकजुट होकर के बाहरी विदेशी और जो ताकतें हैं उससे बच करके अपने विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह लगातार उन स्थितियों पर भी नजर रखे हुए होंगे। भारत के कई ऐसे हमारे सांसद हैं, चंद्रशेखर जी को याद करिए, उनके कितने अच्छे कोइराला से संबंध थे और इसलिए चंद्रशेखर को भी वहां बड़ी लोकप्रियता थी। वर्तमान में केसी त्यागी, हमने तो कई ऐसे आयोजनों में गया हूं जिसमें विभिन्न दलों के इस समय जो हमारे यहाँ के ऐसे ऐसे नेता हैं जो चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे जनता दल यू में रहे हों या किसी पार्टी में, चूंकि इतने वर्षों का संबंध रहा है। केसी त्यागी तो अभी 7 अप्रैल को उनका जाने का कार्यक्रम रहा है, एक बड़ा वहां पर आयोजन होने में, जो वहां के बड़े ऐसे जो संस्थाएं हैं वो बुलाती हैं भारत के नेताओं को, चूंकि वो चरण सिंह के भी करीबी रहे और उन्होंने चंद्रशेखर के भी साथ बहुत काम किया है। इस दृष्टि से ऐसे युवा नेताओं की भी अपनी एक भूमिका भारत सब नेपाल को जोड़ने में रही। आज वो तब युवा थे, आज वो भी वरिष्ठ हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आज वो युवा नेता है, लेकिन युवा काल से जो उनके साथ रहे, तो उस नेपाल को वापस उसी तरह से हिमालय जो उसकी सुंदरता है, जो कंचनजंगा है, आप देखिए एवरेस्ट, जहां से देखने का, आप यदि हवाई जहाज से नहीं गए तो जाइए, मैं गया हूं तो 2 बार गया हूं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उस हवाई यात्रा का आनंद लेने का जो सुख है वो तभी हो सकता है जब वहां शांति, सुख, समृद्धि, सौहार्द हो और भारत के साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण अच्छे संबंध हो। एटोसाई में हम विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।